गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। कल बेटा अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, वीडियो क्लासेस, और मेरा ऐसा सोचना है कि लगभग सारे बच्चों ने इस वीडियो को देखा भी होगा और सुना भी होगा। देखो बेटा, कोरोना की वजह से क्लासेस वगैरह फेस टू फेस अपनी स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए मैंने वीडियो क्लासेस के थ्रू अपने 12th के लेक्चर्स स्टार्ट हमने किए। ठीक है बेटा, आज जो कल अपनी पहली क्लास हमारी स्टार्ट होगी, जिन बच्चों ने बेटा अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से देखने से पहले उनको कल वाला एक बार वीडियो बेटा जरूर पढ़ना और देखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा कल वाला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था उसकी कई सारी चीजें आज हम वापस रिपीट करेंगे। तो आज का टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप कल वाले वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। कल जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में अकाउंट्स हमने पढ़ा था साझेदारी का सामान्य परिचय, कि साझेदारी क्या होती है, साझेदार कौन होते हैं, साझेदारों की संख्या कितनी होती है, साझेदारी संलेख क्या होता है, क्यों बनाते हैं, साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, इन सब के बारे में बेटा हमारा कल डिस्कशन हुआ था। कल की लास्ट क्लास जो हमने खत्म की थी बेटा, वो साझेदारी संलेख का अभाव वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। एक बार इसको मैं एक बार वापस आज रिवाइज करूंगा 2 मिनट के लिए, ताकि कल वाली चीजें थोड़ी सी रिकैप हो जाए आपके। देखो बेटा, साझेदारी संलेख के अभाव में मैंने कुछ नियम वगैरह आपको बताया था। उसमें फर्स्ट नियम क्या था हमारा, कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फर्म को जितना भी लाभ हानि होता है, उस लाभ हानि का जो बंटवारा है वो हमेशा बराबर बराबर किया जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या था बेटा, साझेदार फर्म में जितनी भी पूंजी लगाते हैं, ठीक है, चाहे वो ओपनिंग कैपिटल हो, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो, चाहे वो क्लोजिंग कैपिटल हो, तीनों में से किसी भी कैपिटल पर साझेदारों को ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट बेटा हमारा क्या था, साझेदारों को ना कोई बोनस मिलेगा, ना कोई कमीशन मिलेगा, ना कोई वेतन मिलेगा। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म में से कुछ पैसा निकाले, इसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, आहरण, उस आहरण की राशि पर भी साझेदारों को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बेटा जब उनको पूंजी पर ब्याज ही नहीं दिया तो बेटा उनसे आहरण पर ब्याज पर कैसे लेंगे। इसलिए ये चौथा पॉइंट था कि अगर कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से कुछ पैसा निकाले तो उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट फिफ्थ नंबर का पॉइंट हमारा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये, अगर कोई साझेदार फर्म को पूंजी के साथ साथ अगर लोन देता है, क्या देता है, लोन, तो उस लोन के ऊपर उसको 6% की रेट से ब्याज मिलेगा। ये ब्याज उसको कौन देगा, फर्म देगी। तो ये फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ, और जिस साझेदार ने लोन दिया उसके लिए इनकम हो गई। फिफ्थ नंबर के पॉइंट को वापस रिवाइज कर रहा हूं, अगर कोई साझेदार फर्म को पूंजी के साथ साथ अगर लोन देता है तो उस लोन के ऊपर उसको ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट, 6%। ठीक है बेटा, ये ब्याज फर्म देती है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, और पार्टनर के लिए क्या है, इनकम हो गई। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना, इसका एक अपवाद है। 1 जनवरी 2014 को बिजनेस शुरू किया और 1 जनवरी 2014 को ही अगर आपने लोन दिया तो फिर वो लोन नहीं माना जाएगा, बल्कि वो कैपिटल मानी जाएगी। नियम पे वापस रिपीट करना, जिस तारीख को बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिस तारीख को बिजनेस शुरू करते हैं, उसी तारीख को अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया बेटा, तो वो लोन नहीं होगा, बल्कि उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल माना जाएगा। और अभी हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट क्या था, कि अगर कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है तो उस पूंजी के ऊपर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लोन के ऊपर भी ब्याज नहीं देना है। वापस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, लोन को लोन कब नहीं मानते, लोन को लोन कब नहीं मानते, जिस तारीख को व्यापार शुरू किया उसी तारीख को अगर लोन दिया तो वो लोन नहीं होगा, बल्कि कैपिटल मानी जाएगी, और कैपिटल पर ब्याज नहीं देते हैं। एक तो ये
ये भी क्या पार्टनर है क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि पार्टनर तो 3 थे, ए बी सी, और लोन किसने दिया? श्रीमती ए ने दिया। मतलब एक ही मिसेज से आप लोन ले रहे हो, तो एक ही मिसेज और उनकी पार्टनर नहीं है। लोन उसने 10,000 का दिया, एक जनानी को दिया, 12% की ब्याज की डिमांड कर रही है। तो नियम क्या कहता है? जो नियम मैंने बताया वो पार्टनर के लिए था, जबकि ये पार्टनर नहीं है बल्कि उसकी पार्टनर की पत्नी है। तो अगर आप किसी पत्नी से लोन लेते हैं तो वो किसी भी तारीख को दो, उसको हमेशा क्या मानना है? लोन ही मानना है। और उसने बोला मैं 12% ब्याज लूंगी, तो 12% का ब्याज बिल्कुल लेगी। सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था 6%। बेटा वो 6% कब लगाते हैं? जब पार्टनर ने लोन दिया हो। अभी लोन कौन दे रहा है? पार्टनर की वाइफ लोन दे रही है, तो उसके ऊपर उसको पूरा 12% दिया जाएगा। उस पर वो 6% वाला नियम नहीं लगाना है। सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि जिस तारीख को बिजनेस शुरू होता है उस तारीख को लोन देते हैं, तो वो लोन नहीं होता है। वो किसके लिए रूल है? पार्टनर के लिए। अभी लोन किससे ले रहे हैं? पार्टनर की वाइफ से ले रहे हैं। इसके लिए कोई तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने जब लोन दिया वो लोन ही माना जाएगा। ये कभी कैपिटल नहीं हो सकती है, इसका जरूर ध्यान रखना। कैपिटल हमेशा पार्टनर लगाता है, ये पार्टनर नहीं है, ये तो बाहर का मेंबर है। बाहर का मेंबर कभी भी लोन देवे, उसको हमेशा लोन नहीं मानना है। उसने जो कह दिया कि मैं ब्याज की दर 18% लूंगी, 20% लूंगी, उसको देना पड़ेगा। उसके लिए 6% वाला नियम लागू नहीं होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। उसने जो कह दिया अब उसके लिए वो परसेंटेज रहेगा, उसके लिए 6% वाला नियम लागू नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो ये टोटल हमारे 5 नियम जो साझेदारी संलेख के अभाव में लगेंगे। ठीक है बेटा, इन 5 नियमों का ध्यान रखना। थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, साझेदारी संलेख के अभाव में कितने नियम लागू होते हैं, 1 बाय 1 करके आपको सब लिखने हैं। ये टोटल आपके 5 नियम हो गए। 5 नियम को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट 5 नियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगला टॉपिक मेरा अगला बेटा जो टॉपिक मेरा स्टार्ट हो रहा है उस टॉपिक का हमारा नाम है साझेदारी के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। साझेदारी के प्रकार। देखो बेटा, साझेदारी तो कई तरह की होती है, लेकिन टोटल साझेदारी को 10 भागों में बांटा गया है। टोटल आपके 10 प्रकार होते हैं साझेदारी के। पहली साझेदारी है ऐच्छिक साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी। दूसरा है बेटा आपके विशिष्ट साझेदारी। तीसरा है बेटा आपके निश्चितकालीन साझेदारी। चौथा है बेटा आपके अनिश्चितकालीन साझेदारी। फिफ्थ नंबर का है बेटा आपकी सीमित साझेदारी। उसके बाद है बेटा असीमित साझेदारी। उसके बाद है बेटा व्यापारिक साझेदारी। उसके बाद है बेटा गैर व्यापारिक साझेदारी। उसके बाद है बेटा वैधानिक साझेदारी। और लास्ट हमारा अवैधानिक साझेदारी। तो ये टोटल आपके 10 प्रकार हो गए साझेदारी के। टोटल 10 प्रकार होते हैं। 10 के बारे में कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई सा भी एक टॉपिक पूछ ले 1 नंबर के लिए, सब आने चाहिए। अब मैं एक एक करके इनकी डेफिनेशंस, इसकी परिभाषाएं मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐच्छिक साझेदारी फर्स्ट हमारा स्टार्ट। देखते जाओ फटाफट। 3 पार्टनर है एबीसी, तीनों ने मिलकर किराने की दुकान लगाई। 5 साल तक बहुत अच्छा बिजनेस चला। 6ठे साल के अंदर ए ने बोला अब मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। अलग होने के पीछे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं हुई। ठीक है बेटा, केवल इनकी इच्छा है, अब हम बिजनेस को अलग अलग करना चाहते हैं। तो ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ? जब तक इच्छा थी साथ में रह गए, अब इच्छा नहीं है साथ में रहने की, अलग हो जाओ। वो क्या कहलाएगी? ऐच्छिक साझेदारी। आगे मेरी बात समझ में? तो ऐच्छिक का मतलब क्या हुआ? साझेदारों के मध्य जब तक बिजनेस करने की इच्छा है और जैसे ही उनकी इच्छा समाप्त हुई साझेदारी टूट जाएगी, वो कहलाएगा ऐच्छिक साझेदारी। आगे मेरी बात समझ में आप सबको? ओके। सेकंड पॉइंट, विशिष्ट साझेदारी। ध्यान देना, एबीसी ये तीनों बहुत बड़े कारीगर हैं।
इन तीनों ने एक मकान बनाने का ठेका लिया जो 1 साल में बनके तैयार होगा। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? पार्टनर आपस में जुड़े किसी ऐसे काम के लिए जो पूरा होते ही अपने आप अलग अलग हो जाएंगे। जैसे भी एग्जाम्पल क्या बताया, इन तीनों ने मिलकर कोई मकान बनाने का ठेका लिया। जब तक मकान नहीं बनेगा तब तक काम चलता रहेगा। मकान बनते ही ठेका समाप्त हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा और इन तीनों के बीच में जो साझेदारी थी वो टूट जाएगी। वो क्या कहलाएगी? विशिष्ट साझेदारी। मेरे हिसाब से ये भी आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, निश्चितकालीन साझेदारी। एग्जाम्पल देखिए, 3 पार्टनर ABC, इन तीनों ने मिलकर कोई कपड़े की दुकान लगाई और वो शुरू में साझेदारी संलेख बनाया जिसमें लिखा हुआ था कि हम कपड़े की दुकान 5 साल तक चलाएंगे, 5 साल पूरे होते ही हम अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब इस साझेदारी में समय निश्चित था, तभी तो इसका नाम क्या रखा गया? निश्चितकालीन साझेदारी रखा गया। तो निश्चितकालीन किसे कहते हैं? ऐसा व्यापार जिसकी समय अवधि फिक्स होती है, समय अवधि पूरी होते ही व्यापार को बंद करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगी? निश्चितकालीन साझेदारी। अगला पॉइंट, अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चित मतलब इसका समय निश्चित नहीं होता है। जब तक मन लगा रहेगा तब तक साथ रहेंगे। मन मुटाव हो गया, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, कोई साझेदार दिवालिया हो गया तो व्यापार को बंद करना पड़ सकता है। कब मरेगा, कब दिवालिया होगा, ये सब अनिश्चित है। हमें थोड़ी पता कि भैया ये 2 साल बाद मर जाएगा, 3 साल बाद मर जाएगा, किसी को नहीं पता। तो ये क्या कहलाएगी? अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाएगी। ओके, तो टोटल 1 2 3 4 हमारे कंप्लीट हो गए। 5वां पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सीमित साझेदारी। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। ABC फर्म में तीनों साझेदार हैं, तीनों ने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, तीनों ने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई। कल वाले वीडियो में आपने मेरी बात सुनी होगी कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सीमित। सीमित का मतलब ये होता है फर्म में जितने साझेदार काम कर रहे हैं उसमें से एक साझेदार को हम कह देते हैं कि तुझे बस केवल एक बार पैसा लाना है, बस भविष्य में अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम लेके आएंगे। तो सीमित का मतलब क्या हुआ? सीमित का या देखो बेटा, 4 टॉपिक हमने पढ़ लिए। 5th नंबर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा मेरा, सीमित साझेदारी। ध्यान देना, सीमित साझेदारी में फर्म के अंदर 3 पार्टनर है ABC, तीनों ने मिलकर 1 लाख रुपए लगाए, तीनों ने मिलकर 1 लाख रुपए लगाए। सीमित साझेदारी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति को केवल एक बार पैसा लगाना पड़ता है, केवल एक बार। भविष्य में अगर और जरूरत पड़े पैसों की तो बाकी के साझेदार ला सकते हैं। तो सीमित की परिभाषा क्या होती है बेटा? ऐसी साझेदारी जिसमें एक साझेदार का दायित्व केवल उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित रहेगा, बाकी अन्य व्यक्तियों का जो दायित्व है वो असीमित रहेगा। मतलब एक बार जिस व्यक्ति ने पैसे लगा दिए बस वो आगे और पैसा नहीं लगाएगा, और बाकी के जो व्यक्ति है उनको और पैसा लगाना पड़ सकता है भविष्य में। वो क्या कहलाएगी? सीमित साझेदारी कहलाएगी। परिभाषा लगा के रखो। ओके रेडी। अगला पॉइंट, असीमित साझेदारी। असीमित का मतलब क्या हुआ? फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, तीनों ने 1 लाख रुपए लगा दिए। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सभी को पैसा और लगाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को फ्री कर दिया, एक को फ्री कर दिया तो सीमित हो गई। अभी क्या बात चल रही है? असीमित के बारे में। असीमित का मतलब इसमें एक व्यक्ति का दायित्व, सीमित के अंदर क्या बताया? एक व्यक्ति का दायित्व सीमित होता है, बाकी सबका असीमित होता है। अब क्या पढ़ रहे हैं? असीमित साझेदारी। असीमित साझेदारी में क्या होता है? सभी व्यक्तियों का दायित्व असीमित रहेगा, मतलब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो सभी को घर से और पैसे लाने पड़ सकते हैं। वो क्या कहलाएगी? असीमित साझेदारी कहलाएगी। टोटल हमारे 6 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। 7th पॉइंट को स्टार्ट कर रहा हूं। क्या नाम बेटा उसका? व्यापारिक साझेदारी। व्यापारिक साझेदारी की परिभाषा सुन ले। ABC तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किराने की दुकान लगाई। किराने की दुकान में माल का क्रय विक्रय करते हैं और लाभ कमाते हैं। वो क्या कहलाएगी? व्यापारिक साझेदारी। व्यापारिक साझेदारी किसे कहते हैं? इसमें माल का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है, वो व्यापारिक साझेदारी कहलाएगी। अगला पॉइंट, गैर व्यापारिक साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसमें माल का क्रय विक्रय नहीं होता है, केवल सेवा प्रदान की जाती है। जैसे सर हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, ये सब गैर व्यापारिक में आते हैं। तो गैर व्यापारिक किसे कहते हैं?
ऐसी साझेदारी जिसके अंदर माल का क्रय विक्रय नहीं होता है बल्कि सेवा प्रदान की जाती है और सेवा करके ही लाभ कमाया जाता है, वो गैर व्यापारिक साझेदारी कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वैधानिक साझेदारी। वैधानिक का मतलब जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसा व्यापार लोगों को करना चाहिए। जैसे एग्जांपल दो, तीनों व्यक्तियों ने मिलकर कपड़े की दुकान लगाई तो ये वैधानिक है क्योंकि लीगल है, मान्यता प्राप्त है, हर कोई कर सकता है, वो हो गया वैधानिक साझेदारी। और लास्ट अवैधानिक साझेदारी, ऐसी साझेदारी जिसमें व्यक्ति विशेष को हानि होती है। 2 नंबर का बिजनेस होता है, तीनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या बोला, 1 साल तक चोरी करने का ठेका लेते हैं, तो चोरी करना वो गैर कानूनी है, वो अवैधानिक साझेदारी में काउंट होगा। तो वैधानिक और अवैधानिक आप समझ गए। वैधानिक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अवैधानिक 2 नंबर का बिजनेस, ये ध्यान रखना। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, भारत में जितनी भी फर्में चल रही है उन सब में असीमित साझेदारी पाई जाती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2-3 बार आई है। भारत में जितनी भी साझेदारी पाई जाती है उन सब में कौन सी है बेटा, असीमित साझेदारी। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो भारत में जो भी साझेदारी है वो कौन सी बेटा, असीमित साझेदारी होती है। तो इसी के साथ हमारा साझेदारी के प्रकार ये टॉपिक भी समाप्त हो गया है। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरा अगला टॉपिक स्टार्ट। अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा मेरा, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना। देखो बेटा 11th पूरे साल भर हमने पढ़ा, ठीक बात है, एग्जाम नहीं होगा आपकी किस्मत, लेकिन मैंने सब कुछ पढ़ाया। 11th के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था अंतिम खाते। तुम तो शायद नाम भी भूल गए होंगे क्योंकि सर 11th तो वैसे पास हो गए बिना पढ़े। अंतिम खाते, इसमें हमने 3 तरह के अकाउंट बनाना सीखा था, अगर थोड़ा सा याद हो तो। पहला था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी थी हमारी बैलेंस शीट। देखा होगा बेटा, आपको ये पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, वहां से नेट प्रॉफिट निकलता था, नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, कैपिटल में प्लस करते थे। हाँ सर आपने बोला तो था ऐसा पहले, हमें क्या पता, कोई बात नहीं। 11th हमने पूरा टॉपिक बेटा हमने पढ़ा, उसमें जीपी निकला, जीपी को एनपी में ट्रांसफर किया, एनपी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ये सब आगे साथ जुड़े हुए। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना। टॉपिक पे ध्यान देना, एक तो लिखा मैंने x और एक लिखा मैंने xy। ये कौन बेटा, एकल व्यापारी। एकल व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाता है, लेकिन ये एकल व्यापारी नहीं है, 2 मेंबर है, इसका मतलब ये साझेदारी हो गई। तो साझेदारी फर्म में व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करने के लिए ये 3 अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ में चौथा एक अकाउंट और बनता है, उस नए अकाउंट का नाम लाभ हानि नियोजन खाता है। सुनेंगे मेरी बात को वापस, लाभ हानि नियोजन खाता एकल व्यापारी नहीं बनाता है, लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी फर्म बनाती है। एकल व्यापारी 3 अकाउंट बनाता है, साझेदारी फर्म 4 अकाउंट बनाती है। पहला अकाउंट ट्रेडिंग होता है, दूसरा P&L भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है, और एक और लाभ हानि नियोजन खाता होता है। अब बात हमारी ये आ रही कि सर ये अकाउंट किस नंबर पे बनता है, इस अकाउंट को 3rd नंबर पे बनाया जाता है। 1st नंबर पे ट्रेडिंग ही बनाती है, दूसरे नंबर पर P&L बनाती है, 3rd नंबर पर लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा, और उसके बाद बैलेंस शीट तैयार होती है। पहली बात समझ आ गई। अब हमारी बात चल रही है ट्रेडिंग से बेटा जीपी निकलेगा, जीपी को आगे एनपी में ट्रांसफर करेंगे। अभी तक क्या होता था, नेट प्रॉफिट को सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन अभी क्या होगा, P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने की बजाय इस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसका नाम है P&L। नाम सुनना भैया, लाभ हानि नियोजन खाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना मेरी बात पे एक बार, ट्रेडिंग से जीपी निकला, जीपी को आगे ट्रांसफर करके एनपी निकाला, एनपी से जो निकला वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होने की बजाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसी को तो हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब बात हमारी ये चल रही है सर पीएनएल अकाउंट में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अभी भी बात आप समझ लीजिए, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है ये बता देता हूं मैं आपको। पीएनएल अकाउंट में जितनी भी मदद आती है वो सब लाभों के प्रति प्रभार होती है, जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी मदद आती है वो सब लाभों के प्रति नियोजन होती है। अब सभी प्रभार और नियोजन क्या है ये भी समझाइए। प्रभार वो होता है इसको खर्चा माना जाता है, इसका नकद में भुगतान होता है। नियोजन वो होता है जो भविष्य के लिए रखा जाता है, इसका नकद में भुगतान कभी नहीं होता है। ठीक है, तो पीएनएल में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है नियोजन और नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग जो भविष्य के लिए रखी गई है। पीएनएल में आने वाली मदों को प्रभार कहते हैं, इसमें आने वाली मदों को नियोजन कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है बेटा, पीएनएल अकाउंट के अंदर लेन देन जो होते हैं व्यापार और बाहर के लोगों के बीच के आते हैं, व्यापार और बाहर के लोगों के बीच के लेन देन आते हैं किसमें, पीएनएल अकाउंट में। जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म और साझेदारों के मध्य जो लेन देन हुए हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है। पीएनएल अकाउंट में व्यापार और बाहर के व्यक्तियों के बीच के लेन देन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म और साझेदारों के मध्य के लेन देन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस, इसका ध्यान रखना। ट्रेडिंग से जीपी निकला, जीपी को पीएनएल में ट्रांसफर किया, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकला, नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देखते जो मेरी बात फटाफट, जो नेट प्रॉफिट आया उसको सीधा यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे भाई पीएनएल अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में प्रॉफिट। जरूर थोड़ी है कि पीएनएल अकाउंट से हमेशा नेट प्रॉफिट ही निकले, हो सकता है नेट लॉस निकल जाए, तो नेट लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा, टू पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। अगला क्वेश्चन स्टार्ट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा फर्म बनाती है। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, कौन बनाता है, फर्म बनाती है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बना, पीएनएल अकाउंट बना। पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस निकला वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। नेट प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना। ओके राइट। अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या बोला था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसके बीच के लेन देन आते हैं, फर्म और साझेदारों के बीच के लेन देन आते हैं। एक क्वेश्चन भी और क्या बोला था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, फर्म बनाती है। फर्म के जितने भी खर्चे हैं, फर्म की जितने भी खर्चे हैं उन सबको डेबिट पे रिकॉर्ड करना। फर्म की कोई भी आय है, इनकम है, उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना। खर्चों को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। अक्सर एक एक करके आप बताते जाइए खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। स्टार्ट, 3 व्यक्ति थे एबीसी, तीनों ने मिलकर कपड़े की दुकान लगाई। कपड़े की दुकान में सबसे पहले पूंजी तो लगाई होगी, पूंजी के ऊपर उनको क्या मिला होगा, ब्याज। ये ब्याज किसको मिल रहा है, एबीसी को। कहां से ले रहे, फर्म से ले रहे। फर्म के लिए क्या हुआ, खर्चा। खर्चा इस खाते में किधर आता है, डीआर पे आता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में लिखेंगे। जिनको भी मिला उनका नाम आ जाएगा। वापस समझाता हूँ ये डेबिट में क्यों आया। साझेदारों ने फर्म में पूंजी लगाई, पूंजी पर वो ब्याज लेंगे, ब्याज को किससे लेंगे, फर्म से लेंगे। फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा है तभी तो डेबिट में आया। समझ में आ गया। ओके, सेकंड पॉइंट, साझेदारों को समय समय पर बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, वेतन मिलेगा। ये तीनों चीजें भी कहां से लेंगे, वो फर्म से लेंगे। ये भी फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, इसलिए इनको भी डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन एबीसी को मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। ओके, अगला पॉइंट, रिजर्व समझते हैं आप, समझ रहे हैं, कौन बताएगा रिजर्व। चलो मैं बता देता हूं। रिजर्व का मतलब होता है बेटा भविष्य में आपको कोई नई चीज खरीदनी है,
लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक तो ऐसा आदमी वह भविष्य में होगा जो देख लेंगे, उसकी आज ही की चिंता करें, और एक ऐसा आदमी नहीं आज के 10 साल बाद मुझे 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदनी है और वो 10 साल बाद में 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा, मैं अभी से क्या करूं, जितना जितना प्रॉफिट मैं हर साल कमाता हूं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचा के रखूं। तो प्रॉफिट में से जितनी जितनी राशि भविष्य के लिए बचा के रखी गई उसको क्या कहते हैं, रिजर्व कहा जाता है। फर्म भी ऐसे रिजर्व मेंटेन करती है क्योंकि फर्म को भी भविष्य में बहुत सारी प्लानिंग लेनी पड़ती है। तो रिजर्व हमेशा पीपल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, बीआर साइड पे टू रिजर्व। तो डेबिट पे मैंने 3 टॉपिक लिखवाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन, और एक क्या लिखवाया, रिजर्व। मेरा अगला पॉइंट अभी क्या बात हुई थी 2 मिनट पहले, पीपल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट पे क्या आता है बेटा, सर खर्चे आते हैं, क्रेडिट पे क्या आता है बेटा, सर इनकम आती है, इनकम देख लो फटाफट। 3 पार्टनर एबीसी, ए को अपने घर के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, उसने ये पैसा फर्म से निकाल लिया, फर्म उसके ऊपर क्या लेगी, ब्याज लेगी। किसको मिलेगा ब्याज, फर्म को मिलेगा। फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इनकम किधर आती है, क्रेडिट में आती है, और ये लिख दिया मैंने क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिसने भी विड्रॉल किया पैसा उससे फर्म ब्याज ले लेगी। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ओनली ऑन वन इनकम, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कौन सी बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये इधर क्यों आई, कैसे आई, समझा देता हूं मैं। किसी भी साझेदार को अपने निजी प्रयोग के लिए अगर पैसों की जरूरत हो और वो पैसा अगर फर्म से निकाले, फर्म आज ही उस पर ब्याज तो लेगी। क्यों सर, क्योंकि सर हमने भी तो फर्म को जब पूंजी दी थी तो फर्म ने भी तो हमको पूंजी पर क्या दिया था, ब्याज दिया था। तो जब हम फर्म से ब्याज ले रहे हैं तो फर्म भी तो हमारे से ब्याज लेगी, वो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो क्रेडिट पे आ गया। मेरी बात आप समझ गए क्या? ओके, इन सारी चीजों को लिखने के बाद अब आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल लगानी है। ये टोटल इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ गई। अगर इक्वल आ गई इसका मतलब तो 12 महीने आपने व्यापार किया और नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम कोई जनसेवा तो कर नहीं रहे, प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए, इसलिए नॉर्मल इसकी टोटल कभी बराबर नहीं आती है, आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर कैसे करते हैं, 11 के अंदर बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं। क्रेडिट की और डेबिट की टोटल लगा लेंगे। अगर डेबिट के ऊपर पैसा कम पड़ रहा है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर क्रेडिट साइड पे पैसा कम पड़ रहा है तो वो डिविजिबल लॉस कहलाएगा। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो तो हम टोटल लगा के देख लेंगे किधर पैसा कम पड़ रहा है। जिधर भी पैसा कम पड़े, डेबिट पे कम पड़े तो प्रॉफिट और क्रेडिट पे कम पड़े तो लॉस। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। अब कैसे बांटते हैं, ये मेरे कल वाले वीडियो में आप देख लेना वापस एक बार, कल का वीडियो बताया था उसमें लाभ हानि का बंटवारा कैसे होता है बेटा। क्वेश्चन में आपको अनुपात दे रखा होता है और अनुपात अगर नहीं है तो बराबर बराबर बंटवारा होता है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ उसका बंटवारा सभी साझेदारों में बराबर बराबर कर दिया जाएगा। अनुपात नहीं है तो, और अगर अनुपात है तो बंटवारा अनुपात में करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे रिपीट करूं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, फर्म बनाती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है, फर्म के समस्त खर्चे आते हैं। क्रेडिट पे क्या आता है, फर्म की समस्त इनकम आती है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले कौन सा अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है। पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकला क्या उसको सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, नो सर। उससे जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रकृति, नेचर, नाम मात्र खाते का होता है। नाम मात्र का दूसरा नाम, नाम मात्र का दूसरा नाम अवास्तविक खाते भी होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति नाम मात्र होती है, नाम मात्र का दूसरा नाम अवास्तविक होता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में, किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ओके ठीक है बेटा, ध्यान देना है एक बात।
P&L अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा। अब 1% हमारी किस्मत खराब है और अगर ये प्रॉफिट या लॉस अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, इस अकाउंट को बनाने से पहले आपको एक छोटा सा अकाउंट ये बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ किस किस कंडीशन में P&L अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। क्या बात चल रही हमारी, किस किस कंडीशन में P&L अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। तो मैं मेजर 3 कंडीशन लिख रहा हूँ। इन 3 में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर क्वेश्चन में है तो आपको इस अकाउंट को बनाने से पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है, इसका ध्यान रखें। सर वो तीनों शर्तें कौन कौन सी है। स्टार्ट, पहली शर्त अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो लोन के ऊपर जो ब्याज लेगा उस ब्याज को P&L अकाउंट में लिखना है। दोबारा सुनेंगे मेरी बात, अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर उसको जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज को P&L अकाउंट में लिखना है। दूसरा सवाल, फर्म जिस दुकान में चल रही है, जिस गोदाम में चल रही है, जिस फैक्ट्री में चल रही है, अगर वो दुकान गोदाम या फैक्ट्री किसी पार्टनर ने फर्म को किराए पर दे रखा हो, दोबारा वापस सुनेंगे, जहां दुकान चल रही है, जहां बिजनेस चल रहा है, चाहे वो गोदाम हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, अगर वो किसी पार्टनर का है, पार्टनर ने फर्म को किराए पर दे रखा है, तो जो रेंट बनेगा हर महीने का वो भी P&L अकाउंट में लिखना है। सेकंड पॉइंट एक बार वापस रिपीट करूंगा बेटा, वापस सुनेंगे। अगर किसी फर्म जहां चल रही है, चाहे दुकान गोदाम फैक्ट्री जो भी है, अगर वो किसी पार्टनर का ले रखा है, क्योंकि पार्टनर के पास भी कुछ चीजें होती है तो वो फर्म को किराए पर दे सकता है, तो उसका जो किराया बनेगा वो किराया भी आपको P&L अकाउंट में ही लिखना है। और लास्ट तीसरा पॉइंट, फर्म के अंदर कोई मैनेजर रख रखा है जो कमीशन लेता है, उस कमीशन को भी P&L अकाउंट में ही लिखना है। टोटल कितने पॉइंट हो गए बेटा, 3 पॉइंट। 3 में से कोई भी एक पॉइंट अगर आवे तो आपको क्या करना है, इस अकाउंट को बनाने से पहले वो अकाउंट आपको बनाना जरूरी है। अभी मेरी बात समझ में, ओके। तीनों पॉइंट एक बार मैं रिवाइज कर दूं, ओके। पहला पॉइंट क्या करना, अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो लोन पर जो ब्याज बनेगा उस ब्याज को P&L अकाउंट में लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या था, फर्म जहां चल रही है, जिस दुकान में, जिस फैक्ट्री में, जिस गोदाम में, ठीक है, अगर वो गोदाम दुकान या जो भी कुछ है प्रीमाइसेस वो किसी पार्टनर का है तो उसने फर्म को किराए पे दे रखा है, तो उसका जो किराया बनेगा वो भी P&L अकाउंट में ही आएगा। और तीसरा पॉइंट लास्ट, फर्म में कोई मैनेजर रख रखा है जिसका हर कमीशन बनता है, उस कमीशन को भी P&L अकाउंट में लिखना है। अब बात हमारे पास ये आने की से तीनों चीजें फर्म के लिए क्या है, कौन बताएगा। तीनों चीजें फर्म के लिए खर्चा है। कैसे हुआ सर, साफ दिख रहा है, साझेदार ने लोन दिया तो ब्याज फर्म देगी, फर्म के लिए खर्चा। पार्टनर ने अपनी दुकान गोदाम फैक्ट्री किराए पे दी, उसका किराया भी फर्म को देना पड़ेगा, वो भी फर्म के लिए खर्चा है। फर्म में मैनेजर रख रखा है, वो कमीशन ले रहा है, वो भी फर्म के लिए खर्चा है। ये तीनों फर्म के लिए क्या बेटा, खर्चा है। तो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जब बनाओगे खर्चे को DR में लिखोगे। समझ में आ गई मेरी बात। और क्वेश्चन में जो प्रॉफिट या लॉस आपके पास गिवन होगा उसको पहले प्रॉफिट होगा तो यहाँ लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर, लॉस होगा तो टू लॉस फॉर द ईयर। सर अभी 2 मिनट में आपने कहा था प्रॉफिट लॉस तो गिवन नहीं होगा, ये प्रॉफिट या लॉस कौन सा है, जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकला होगा। ट्रेडिंग से नॉर्मल क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ये बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस गिवन होगा। तीनों चीजें डेबिट में लिख दी। अब जो डिफरेंस हमको निकल रहा है वही आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो गया। ये कहां आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देना। वापस बात नहीं सुनेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले P&L अकाउंट का बनाना पड़ सकता है जब इन 3 बातों में से कोई एक चीज क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको इस अकाउंट से पहले ये बनाना पड़ सकता है। आगे क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे तीनों चीजें डेबिट में लिखनी है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट या लॉस गिवन है वो बेसिकली
को आहरण पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और अगर कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर उसको क्या मिलता है? 6% ब्याज मिलता है। अब मेरा सवाल सुनेंगे बहुत जबरदस्त वाला। अगर क्वेश्चन में लाइन लिखी भी आ जावे कि साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारों के मध्य समझौता नहीं है, साझेदारी संलेख शांत है, साझेदारों के मध्य मतभेद चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? साझेदारी संलेख का क्या है? अभाव है। ओके, और अभाव में कितने नियम लागू होते हैं? 5 नियम लागू होते हैं। तो मेरा सवाल देखो आप, अभी ये अपनी बात हुई ना, पीरियड एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, इतनी सारी चीजें मैंने आपके बोर्ड पे लिखी हुई देखो आप। लेकिन अगर साझेदारी संलेख का अभाव हो जाए तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तो मिलेगा ही नहीं, तो इसको हटाओ, यहां से नहीं मिलेगा। साझेदारों को वेतन कमीशन बोनस नहीं मिलेगा, ये वेतन कमीशन बोनस भी हटाइए। साझेदारों को आहरण पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हटा दीजिए। और क्या पड़ता बेटा? लोन पर 6% का ब्याज मिलेगा, वो तो पीएल अकाउंट में आता है। तो मेरा सवाल क्या बना? अगर साझेदारी संलेख का अभाव है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, ना सैलरी बोनस कमीशन आएगा, केवल और केवल रिजर्व आएगा। थ्योरी का सवाल ऐसा आ जावे, लाभ हानि नियम, ऐसा क्वेश्चन आ जावे, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाई जाने वाले किसी एक मद का नाम बताओ। क्या बताओगे जवाब? सर रिजर्व। क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाई जाने वाले किसी एक मद का नाम बताइए। क्या जवाब दोगे बेटा? केवल रिजर्व, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। फिर लास्ट में जो नेट प्रॉफिट जो आएगा ना, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस, उसका बंटवारा बराबर 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 करोगे। क्यों सर? क्योंकि पहला नियम यही था कि लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर किया जाता है। आज का टॉपिक क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। आपने 2 मिनट के लिए अपना वापस में कल की बात में कुछ रिवाइज, एक तो बेटा जिन स्टूडेंट्स ने कल का वीडियो नहीं देखा है, आज की क्लास को पढ़ने से पहले कल वाला वीडियो पहले पढ़ें, सुने और देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले मैंने साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं वापस रिवाइज करवाए। साझेदारी संलेख, साझेदारी कितने प्रकार की होती है सब आपको बताएं। फिर लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं, कौन बनाते हैं, किस कारण से बनाते हैं, ये पढ़ाया। फिर क्या बताया मैंने? पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये बताया। और क्या बताया मैंने? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने से पहले पीएल अकाउंट किस परिस्थिति में बनाना पड़ सकता है। और क्या बताया? जब साझेदारी संलेख का अभाव हो तो लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद आती है? जब साझेदारी संलेख का अभाव हो तो लाभ हानि नियोजन खाते में कौन सी मद आती है? केवल एक मद। क्या नाम था बेटा उसका? रिजर्व। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सब चीजों को लिखने के बाद टोटल लगा लेना, जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस कहेंगे। उस प्रॉफिट लॉस का बंटवारा बराबर बराबर किया जाएगा, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव का पहला नियम यही था, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा? बराबर बराबर किया जाएगा। ओके राइट। अब कल वाला